अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क में आम इंतखाबात के लिए 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ की है। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने ये तजवीज़ भेजी है। सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम एक खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील, ये सदर का अख्तियार है, आम इंतखाबात के लिए 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। इस आईनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मद्दू किया था ताकि आइन और इसके हुक्म को लागू करने का तरीका वज़ा किया जा सके। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात की बजाय जवाबी खत में कहा कि यह इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है और वफाक को मजबूत बनाने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तफाक है। उन्होंने मजीद लिखा कि अगस्त में मरदमशुमारी की अशात के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है। आइन के आर्टिकल 51 की शिक 5 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत यह लाजमी शर्त है कि वफाकी वजारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसी राय रखती है। सदर ने खत में कहा कि चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत सदर का अख्तियार है असम्बली तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर तारीख मुकर्रर करे। लिहाजा आम इंतखाबात कौमी असम्बली तहलील की तारीख के 89वें दिन बाद यानी पीर 6 नवंबर तक होने चाहिए। सदर ने खत में कहा कि इलेक्शन कमीशन आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आइनी और कानूनी इकदाम की पाबंदी करे, जबकि कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल की जाए। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून जनाब शुएब शाहीन साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सदर के इस खत का और इस तरह की तजवीज़ का क्या इम्पैक्ट है सर, क्या आइन के ऊपर, क्या ये जो सदर ने जिस तरह से अपना केस प्लीड किया है इसके मंदरजात से आप मुतमईन हैं शुएब साहब? देखिए, टू सम एक्सटेंट तो ये दुरुस्त है, उन्होंने प्रपोज किया है, लेकिन प्रपोज की बजाय उनको डेट दे देनी चाहिए थी। उनको फर्दर इसमें तजवीज़ या ये कहना कि जनाब मेरी नज़र में ये डेट बनती है, अब आए मेरे से मुशावरत करें, दोबारा मुशावरत की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसमें ऑलरेडी मुशावरत का वो ख़त उनको लिख चुके थे। लेकिन अगर उन्होंने लिख भी दिया है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लैंग्वेज बड़ी वाज़े, उनको डेट अपॉइंट करके नोटिफाई करके भेजना चाहिए था टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दैट यू आर बाउंड to hold the elections within the parameters as given in section 58 of the Election Act 2017। इसलिए थोड़ा सा उसमें एक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आज नहीं तो कल वो फाइनल डेट दे देंगे और इसमें डेट तो उन्होंने तकरीबन तजवीज़ कर। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं उन्होंने डिप्लोमेसी से काम लिया है शुएब साहब बतौर एक पीटीआई के रहनुमा के? क्योंकि तो वो इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको वाज़ेह पैगाम दे सकते थे। उससे पहले भी हमने देखा उन्होंने अबहाम रखा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो मामला था उसमें भी उन्होंने, हालांकि उनके पास मौका था कि वो वाज़ेह कर सकते थे कि वो इसके हक में नहीं, मगर उन्होंने अबहाम रखा, ऐसा कहा जाता है। अभी भी आपको लगता है कि उन्होंने अबहाम रखा है और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन कल को सुप्रीम कोर्ट जा सकता है उनके इस अबहाम को का फायदा उठाते हुए? नहीं, डिप्लोमेसी से भी आप कह सकते हैं, लेकिन बजाय इस बात के कि उन्होंने इस बात को बेसिकली इस इबहाम को दूर करने के लिए कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं मानता, जो कि पहले भी उन्होंने गलत फैसला किया था, तो इसलिए उनको इशारा कर रहे हैं कि अगर उस तरफ आप समझते हो कि ये इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, हालांकि ये गलत है बात, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी 1 मार्च के फैसले में डिक्लेयर कर चुकी है कि जो गवर्नर असम्बली डिसॉल्व पास है और जो पुरानी सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 में पावर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास थी वो इलेक्शन कमीशन को डेलीगेट की गई है थ्रू लेटेस्ट अमेंडमेंट, लेकिन उसके अंदर भी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। तो मेरा हाल है इसमें किसी किस्म का कोई दूसरी राय नहीं है, तो उनको सिर्फ डेट अपॉइंट करनी चाहिए थी, बाकी चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, अगर वो ये समझते थे कि जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ इसको रेफरेंस करना चाहिए या भेजना चाहिए, तो ये पहले दिन भेज देते, एक रेफरेंस फाइल कर देते, कहते कि जी आप हमें इंटरप्रेट करके बताएं आइन के मुताबिक क्या मेरा अख्तियार है या ये इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। लेकिन इसमें भाम इसलिए नहीं है कि आपने देखा होगा कि तमाम लीगल फ्रेटर्निटी, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल से लेकर तमाम प्रोविंशियल बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल से लेकर नीचे की, लेकिन सर देखिए, आप कहते हैं अबहाम नहीं है, खत में अबहाम नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट्स को रुजू क्यों नहीं करते आप? मतलब देखिए ना, आर्टिकल 48 सेक्शन 5 सदर को इख्तियार देता है। अब बहस यह है कि क्या ये इख्तियार मौजूद अभी भी है या नहीं है, एक। दूसरा, ये इलेक्शन कमीशन कहता है कि आर्टिकल 57 एक्ट ऑफ 2017 इलेक्शन एक्ट के तहत हमारे पास इख्तियार है, तो इसकी तशरीह के लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते। ये जो आपस में टग ऑफ वॉर चल रही है आपकी, एक आईनी तशरीह अपनी कर रहे हैं, एक आईनी तशरीह अपनी कर रहे हैं, इसको खत्म कर देते।
देखें, इख्तलाफ का मतलब वो ये कह रहे हैं कि पहले उन्होंने कंसल्टेशन के लिए इनको बुलाया था और वो कंसल्टेशन के लिए नहीं आए, उन्होंने लिख दिया कि आपको ये अख्तियार नहीं है। ये अच्छा। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये अख्तियार की बात करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन है सदर पाकिस्तान की कि वो तारीख दें, तारीख की अपॉइंट करें, और बाकी फर्दर प्रोसीजर और शेड्यूल देना वो अख्तियार बनता है इलेक्शन कमीशन का। तो लिहाजा उनको ये कहना कि हमारे दरमियान इख्तलाफ है, इख्तलाफ तो है, लेकिन ये इख्तलाफ गलत है ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये सदर पाकिस्तान की जो ओपिनियन है वो बिल्कुल दुरुस्त है और मेरा ख्याल है इसके मुताबिक उसको प्रोसीड करना चाहिए। और अब शुएब साहब एक काम सदर पाकिस्तान कर सकते हैं, उनके अख्तियार में, आइन उनको मैंडेट देता है, वो नहीं कर रहे, तो क्या आप समझते हैं बतौर पीटीआई रहनुमा कि सदर साहब इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रहे हैं? देखें, अभी तो उन्होंने इससे फरार अख्तियार नहीं किया, अगर वो डेट नहीं देते हैं तो इसको फरार तस्वर होगा कि वो अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने के लिए उससे वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर वो डेट ना दें, लेकिन उन्होंने तो डेट एक लिहाज से प्रपोज कर दी है, तजवीज़ कर दी है, अगर उसके मुताबिक वो नहीं चलते और डेट अपॉइंट नहीं करते तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वो अपनी ड्यूटी से निवृत्त असबाब प्रॉपरली नहीं हो रहे, ये उनका कंडक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप इस वक्त तक बहरहाल उन्होंने बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक काम किया और ये दुरुस्त फैसला है उनका। तारीख आप मुझे बताएं कि आप सदर साहब के कंडक्ट से मुतमईन नजर? देखें, ओवरऑल तो मैं समझता हूँ कि मुझे इत्मीनान है कि उन्होंने पहले भी खत लिखा इलेक्शन कमीशन को, और दूसरा ये जो अभी उन्होंने नया वाला ये खत लिखा, तो मैं समझता हूँ कि वो तारीख के बारे में वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल वो संजीदा और सीरियस हैं। और मेरा ख्याल है खा कोई कितना आपसे इख्तलाफ करे या आपके ऊपर तनकीद करे, जो आप जिसको अपनी ड्यूटी समझते हैं वो अपनी उस ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहिए। चले ठीक है शेफ, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। माहिर कानून जनाब हसन रजा पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया। पाशा साहब शुक्रिया। अब एक कंफ्यूजन है पाशा साहब, क्या ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए सदर साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाएं? क्या ये बेहतर नहीं होगा? एक राय है, आप कानूनी माहिर हैं, बेहतर जानते हैं कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इंटरप्रिटेशन तशरीह करवा ली जाए। सदर मुमलिकत ने कोई अजीब सा काम किया है। एक तो उनका पूरा किरदार मुझे तो ड्यूबियस सा लग रहा है। पहले भी जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बिल्स के हवाले से उन्होंने बात की, वो भी बहुत ज़्यादा उस पर ऑब्जेक्शन हुए और लग रहा था कि उन्होंने जानबूझ के डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए हैं। अभी भी आप देखें कि अगर आप असेंबली डिसॉल्व करने के ऑर्डर पे साइन कर रहे हैं और फिर आपने केयर टेकर गवर्नमेंट का ओथ भी ले लिया, तो फिर वेरी नेक्स्ट डे आपको इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देनी चाहिए थी। आर्टिकल 48 सब क्लास 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बहुत क्लियर है कि सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की डेट के अनाउंस करना है। अभी आप 9 सितंबर तक आप प्रेसिडेंट रहे, लेकिन आपने कोई भी कोशिश नहीं की कि आप इलेक्शन की डेट को अनाउंस करें। और जो ही आप अपने जिम्मेदारियों से सबकदोश हुए और अबूरी सदर करार पाए, तो आपने एक तजवीज़ की सूरत में तारीख दे दी। देखिए, तजवीज़ होती है मशावरत, तो मशावरत का तो आइन और कानून में कोई इलेक्शन की तारीख के लिए मशावरत और आइन और कानून में कहीं भी गुंजाइश नहीं है। आपके पास आर्टिकल 48 सब क्लास 5 के तहत इख्तियार है कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मेरी तजवीज़ है कि 6 नवंबर को इलेक्शन हो जाए। आप इतना कमजोर कर रहे हैं अपने केस को। अच्छा, एक लम्हे के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं पाशा साहब अगर हम सदर साहब को, तो एक इख्तलाफ तो है ना तारीख के मैंडेट को लेकर के कि मैंडेट है या नहीं है, तो क्या सदर साहब खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? क्या उनके पास ये ऐसे मामलात को अदालत से रुजू करने का इख्तियार नहीं है सदर पाकिस्तान के पास? जी, सदर जा सकते हैं, सदर रेफरेंस की सूरत में जा सकते हैं, जिस तरह के पहले उन्होंने कई रेफरेंसेस भेजे हैं और वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अभी भी जो मैं समझता हूं कि ये जो इन्होंने काम किया है, ये सिर्फ लिंगर ऑन करने के लिए, मामले को बिला वजह तूल देने के लिए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अनार्की पैदा करने के लिए।
पाशा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के ऐलान ने से सियासी मंजरनामे पर हलचल पैदा कर दी है। नवाज शरीफ 2019 में इलाज की गर्ज से बरतानिया गए थे, लेकिन 4 हफ्ते की अदालती मुद्दत के अंदर वापस नहीं लौटे, जिस पर उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए थे। तारीख पे तारीख देने के बाद अब उन्होंने एक और तारीख दी है और तकरीबन 4 बरस की खुद साख्ता जलावतनी खत्म करके अगले माह के आखिर में पाकिस्तान वापसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर जहां इन्हें कई चैलेंजेस का सामना है, वहां कई सवालात भी उनके सामने मुंह खोले खड़े। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर सबसे पहला चैलेंज अदालती महाज पर दरपेश है। जहां अदालत को मतलूब है, वहां सियासत से अदालत से ताहयात नाअहल भी हैं। इसलिए अभी भी पहला सवाल यह है कि क्या वो वापस आएंगे और उनकी जो जीरो रिस्क वापसी के लिए मैदान तैयार हो गया है। सवाल यह भी है कि वो अपनी बीमारी के बहाने का आवाम को क्या जवाब देंगे। नवाज शरीफ ने ऐसे वक्त में वतन वापसी का ऐलान किया है कि जब महंगाई खत्म करने का नारा लगाकर मसनदे इक्तदार पर बैठने वाले उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ ने अपने 16 माह के दौरे हुकूमत में महंगाई के पहाड़ खड़े कर दिए और फिर सियासत नहीं रियासत बचाने का नारा लगाकर घर को चल दिए। सवाल यह है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ हुकूमत की माशी तबाही का क्या जवाब देंगे। नवाज शरीफ ने एक ऐसे वक्त में वापसी का फैसला किया जब 4 साल के दौरान उनकी गैर मौजूदगी में नून लीग की मकबूलियत और वोट बैंक गिरा। 16 माह के दौरे हुकूमत के बावजूद उनकी पार्टी तमाम ज़िमनी इलेक्शन हार गई। अब भी उनके सियासी हरीफ कैद में होने के बावजूद अवाम में मकबूल हैं, जबकि उनके रहनुमाओं को अपने हलकों से अवामी गुस्से का सामना है। जरा गवाल मंडी के मकीनों की जुबानी सुनिए नाज़रीन। हमने वहां पर अपनी टीम भेजी। ये गवाल मंडी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ खानदान का आबाई हल्का, यहां से इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते भी हैं और ये वो जगह है जहां पे इनकी जवानी गुजरी, इनका बचपन गुजरा, इनके आबाओ अजदाद यहां पे रहते थे। वहां के लोग क्या कहते हैं अब सुनिए जरा। हम लोग रुलते फिर रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता। मैं तो कभी भी ना उसको वोट दूं। मुझे कोई कहे ना कि इसको जूते मारो तो मैं वो भी ना मारूं, गंदा हो जाएगा। मेरी बात सुने, अभी तो कोई चांस नहीं है किसी को देने का। 21 तारीख को कहे ना, 21 अक्टूबर को जब आएगा तब बात करना। वो भगोड़ा नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा वो, क्योंकि उसको पता है कि जाऊंगा तो पहले जेल जाऊंगा। वो मच्छरों से डरता है। जो हालात हुए हैं अल्लाह ही हफ़ज़ है। 310 रुपये लीटर तेल हो गया, हर चीज़ महंगाई आज 7वें आसमान पे चली गई हुई है। जो भी है कोई अच्छा काम करने के लिए आए, जो भी अवाम के लिए अच्छा करे, कोई सहूलत दे अवाम को क्या सहूलत दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे। अगर तो कोई अच्छा काम करेगा तो फिर वोट देंगे, कोई भी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, कोई भी हो, कोई अच्छा काम करेगा ना तो उसको वोट देंगे, कोई जो गरीब अवाम का फ़ायदा कर दे बस। जनाब महंगाई से बुरा हाल हो गया अवाम का। बिजली इतनी महंगी होगी, गैस इतनी महंगी होगी, अशिया खुर्दोनोश है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। नवाज़ शरीफ के आने और जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? नवाज़ शरीफ ने अपने खाने को थोड़ी देना है, हमने अपनी मेहनत करके खाना है। हमें तो वो मुखलिस लोग चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा करें, और जो मुखलिस है उनको पकड़ के इन्होंने जेल में बंद कर दिया। हम तो कहते हैं अल्लाह करे खान साहब बाहर आएँ और इन सारे चोरों डाकुओं को पकड़ के अंदर करें। जाहिर है जी वोट मियाँ साहब उन्होंने देना पैना, क्योंकि जिनी देर उन्होंने घूम रही ना हालात बेहतर ही रहे सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ हुकूमत सी ना हालात बेहतर ही सी। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ हुकूमत ख़त्म हुई है मुड़ के हालात ख़राब होने शुरू हो गए। जी हम पहले भी उनके सपोर्टर रहे हैं और इस बार भी इंशाल्लाह हम उनको जितवाएंगे, क्योंकि जब हमने उनके दौर में देखा था तो बहुत ज़्यादा बेहतरी थी। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से पहले जैसा माहौल वापस आए। बिल्कुल देवांगे जी, 1000 वारी बिस्मिल्लाह है एकदम। इन्होंने आन के वो भरा ने भी कुछ नहीं किया, इमरान खान भी लैके बह गया। वो आएगा इंशाल्लाह मुल्क सुख च हो जाएगा। वजह की है, इन्नी महंगाई नहीं सी, इन्नी गुरबत नहीं सी, इन्ने धक्के नहीं सी खाई दे। ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 100 रुपये पा बेचते हाँ, ਹੁਣ 200 ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। गरीब आदमी कितों पेट भरे, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ सोहनी रोटी चलती सी। महंगाई इन्नी कि कर छटी हाथ तो बाहर ही हो गई है। गरीब बंदा करे की, गरीब तो फिस रहा। इन्हों दी तो मौजा, इन्हों की कोठी माल्टोन वेख लो, 4-4 कारां खलोतियां तो गरीब को साइकिल कोई नहीं। वो चीनी जाकर कितने पहुँच गई, 220 रुपये किलो। तो इन्होंने वोट दे के फायदा कि इन्होंने ज़ाया ही कर लो चंगा है। अगर तो वो इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर वोट तो देना बनता है। ये कन्फर्म है कि वो इलेक्शन लड़ते हैं जी। उनको हम किसी सूरत में हम नवाज शरीफ को वोट नहीं देंगे,
क्योंकि पहले उन्होंने 25-30 साल हुकूमत की है, क्या किया है इस अवाम के लिए? एक अस्पताल वो बना नहीं सके जिसमें वो अपना इलाज ही करा सके। जब भी बीमार होते हैं वो बाहर भागते हैं, लंदन भागते हैं। इसलिए हम किसी भी एक बार छोड़ के 20 बार भी नवाज शरीफ आएगा हम उसको वोट नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे, नवाज शरीफ को देंगे। वजह वो यही है कि बस हमें तो वो पसंद है, वजह यही है और कोई वजह नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान का मुहब्बे वतन बंदा है। वोट हम उसको देंगे जो काम करेगा। जो भी ये आप देखेंगे क्या हाल हुआ है, आवाम कितनी तंग हो रही है, दुकानदारों का दुकान काम ख़राब हो रहा है, बिलों का हाल देख लें क्या हो रहा है। वोट देंगे ज़रूर, लेकिन उसको देंगे जो हमारा काम करेगा। वो बंदा खालिस बंदा है, कोई किसी का इसमें ऐब नहीं है, मुखलिस आदमी है वो। गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट के बंदों के लिए बड़ा मुखलिस आदमी, जाहिर है वो हमारा मुखलिस है, हम तो करें देंगे उनको वोट। मियाँ कायदे मोहतरम जब आएंगे, मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। तो मियाँ नवाज शरीफ जब आएंगे तो वो जिस हलके से भी खड़े होना चाहें, लेकिन इस हलके से तो वो उनके भतीजे मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ते हैं। बाकी जो कायद का हुक्म होगा वो इंशाल्लाह हम उनका इस्तकबाल करने भी इंशाल्लाह जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। जी बिल्कुल नहीं देंगे। महंगाई है, इतनी महंगाई है, हर गरीब आवाम जो है ना पिस रही है इस महंगाई में, तो यकीन माने कि बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। वजह की हालात वेखो दुनिया ते की होया, जां उन्हें खादा जां नहीं खादा, बाहर गया चले आप वहाँ पे रोटी वो करा बैठा 100 वादेगा, वो सारा वादे कोई तो आके आवाम नूं सहूलत दे, बिल इन्ने भेज दे, अपने बच्चों ने जरूरत पूरी नहीं होंदी, अपनी नहीं होंदी, तो असीं इन्हां नूं कह सकदे साडे च भार च जान, सारे ही जान भार च, असीं किसे देना ही नहीं बोल। कोई आवे रहा अच्छा आए रहा, घूमन नूं संभाले रहा, बिल हल्के करे रहा, खाना से रोटी दे रहा, तो फिर ही उन्होंने दवा, तो किसी पासे है ही नहीं कोई सहूलत, असीं किसी नूं की देइए। बेटा जी मैंने कभी किसी को दिया ही नहीं कि हमें किसी ने क्या देना, सब अपने लिए करते हैं, जो भी कर अपने औलाद के लिए, अपने लिए क्या फ़ायदा वोट देने का, हमारे लिए फिर गरीब है। अब देखो जो भी वो आया ना उसने इतने वो बिल कर दिए कि खाने को घर में नहीं गरीबों के लिए। जी हम नहीं देंगे वोट, बिल्कुल नहीं देंगे वोट। जो हमारे मुल्क का ये हाल इन्होंने किया है, ये गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली इतनी महंगी है गरीब आदमी दे नहीं सकता। आटा कहाँ चला गया है, घी कहाँ चला गया है, दालें कहाँ चली गई हैं, इनको वोट देंगे हमने इनको वोट ही नहीं देना। हमें पाकिस्तान को वो बंदा चाहिए जो कुर्बानियाँ दे, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। पहली बात तो ये है कि हम उनको वोट नहीं देंगे, और दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को वो आएंगे, कभी भी नहीं वो आएंगे। वो 1 साल हो गया वो लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जी वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, उन्होंने नहीं आना। शहबाज शरीफ क्या करके गया, मुल्क का हाल बेड़ा गर्क करके चला गया, सारा पैसा खा के तो वो निकल गया अमेरिका बैठ गए, जाके अपने घरों में बैठ गए, जाके वज़ीर ख़जाना जो है वो जो पैसे लेके वो सारे उधर बैठ गए जाके। उन्होंने पाकिस्तान का क्या करना है अब? क्योंकि वो अच्छी हैं और उनके आने से पहले भी बहुत खुशहाली आई थी, अच्छी है, अच्छे इंसान हैं, लोगों की मदद करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और देना उनको फ़र्ज़ है। नाज़रीन ये गुफ्तगू आपने सुन ली। अब सवाल यह है कि इन लोगों को नवाज शरीफ क्या जवाब देंगे, इन लोगों का नवाज शरीफ कैसे सामना करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़ियानिगार जनाब अमीर अब्बास साहब ने। अमीर अब्बास साहब, सर मसला ये है कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और वो कहते हैं कि आके वो मुस्लिम लीग नून की खोई हुई असास को वापस करेंगे, खोई हुई रेपुटेशन को वापस करेंगे। मैं आपके आने से पहले नाज़रीन को बता चुका हूँ कि महंगाई, बिजली, गवर्नेंस, ये सब कुछ का बेड़ा गर्क करने के बाद नवाज शरीफ अगर वापस आ भी जाते हैं, इनके अपने केसेस वो तो अपनी जगह, वो तो उनको अदालती लड़ाई लड़नी है। अवाम के पास जाके ये क्या बेचेंगे, क्या इनके पास होगा, क्या ये क्या बताएंगे अवाम के पास जाके कि मैं क्यों आया हूं? देखिए वो जो मंजर भोपाली ने कहा था ना कि लाइए अवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब को वापस आके अपने माजी के उस अज़मत रफ्ता का जवाब देना पड़ेगा जो उन्होंने 1981 से लेके 2017 तक और उनकी पार्टी ने 2018 तक और उसके बाद फिर 2022 से लेके 2023 तक गुजारा था। आपने कहा कि वो आके अपनी पार्टी को जिंदा करेंगे या अपनी पार्टी को उठाएंगे। भाई अपनी पार्टी को उठाएं। राब्ता ग़ालिबन फ्रीज हुआ है। जिस मुल्क के जी कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी सर। देखिए जिस मुल्क के मसाइल के अंदर मुस्लिम लीग नून का कंट्रीब्यूशन शामिल है, 1981 से लेके
2023 तक शरीफ खानदान किसी न किसी तरह इस सिस्टम का हिस्सा रहा। अगर इस मुल्क में कुछ अच्छा हुआ है तो उसका क्रेडिट भी चले उनको देने को तैयार है, लेकिन इस मुल्क में इन 40 सालों में जो बुरा हुआ उसका सवाल करने में भी कौन पर हक बजाने में शरीफ खानदान से। और प्राइम मिनिस्टर अपने आखिरी दिनों में इस बात का एतराफ किया था, बल्कि मैं उसको कहूंगा कि वो एतराफ स्टेटमेंट थी कि हमने आईपीपीस लगाए मुल्क और कौम के मफाद के खिलाफ। आज कौम अली हैदर साहब उन्हीं आईपीपीस का बोया हुआ काट रही है जो लगाए गए 90s में और उसके बाद के अरसे में। तो ये इस सिस्टम के अंदर पार्टनर इन क्राइम रहे, इनको जवाब देना पड़ेगा। 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अनइंटरप्टेड, देखिए 1981 से लेके 1993 तक अनइंटरप्टेड नवाज शरीफ पावर में रहे, अनइंटरप्टेड। 1981 से लेके 85 तक वो प्रोविंशियल मिनिस्टर थे, 85 से लेके 1990 तक वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। और दिलचस्प बात ये थी कि वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी थे और वो इलेक्शन में ही कंटेस्ट करवा रहे थे, वो चीफ मिनिस्टर भी बन गए थे। और फिर 1990 से लेकर 93 तक वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। 13 साल तो सिर्फ ये अनइंटरप्टेड कंसेक्यूटिव उनका इक़्तिदार है। फिर 97 में वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर वो 2013 में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर उनके भाई आ जाते हैं 2022 अप्रैल में। तो इतने तवील इक़्तिदार के बाद पाकिस्तान का कोई एक मसला ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुस्लिम लीग और शाह साहब क्या ऐसा नहीं है सर, मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो आपने माजी की तारीख बताई है शरीफ खानदान की सर जी, जो शरीफ खानदान की आपने तारीख बताई है ऐसा ही है। ये 16 माह है ये उन 40 सालों पे भारी पड़ते नजर नहीं आ रहे आपको? ठीक है, उनका जवाब तो उन्होंने देना था, नहीं दिया, अवाम ने 3rd टाइम दोबारा उनको इलेक्ट कर लिया, अब 4th टाइम ये जबरदस्ती आ गए, जैसे भी आ गए अदम एतमाद करके। इन 16 महीनों का कोई जस्टिफिकेशन, कोई जवाब है सर इनके पास? देखिए इनके पास एक ही जवाब है, यानी इन्होंने इस मुल्क की पॉलिटिक्स में एक नया फार्मूला मुतारिफ करवाया है अकाउंटेबिलिटी का, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का। वो फार्मूला यह है कि नून लीग इक़्तिदार में हो तो भी सवाल किसी और से करो, नून लीग ऑपोजिशन में हो तो भी सवाल किसी और से करो, हमसे कोई सवाल नहीं करोगे। यानी 2000 अप्रैल 22 से लेकर अगस्त 2023 तक अगर 16 महीने हम पावर में रहे तो सवाल इमरान खान से करो। हाँ। आज हम पावर में नहीं है, सवाल इमरान खान से करो, उससे पहले भी सवाल इमरान खान से करो। तो भाई वो जो 16 महीने आप पावर में थे, हाँ। उन 16 महीनों का सवाल आपसे ही तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों पंगा लिया? हाँ शाह साहब, अगर एक शख्स जी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, नहीं सॉरी, मुझे कहा जा रहा है वक्त कम है, लेकिन सर आपने बात बिल्कुल ठीक की है। ये नहीं चाहते कि इनसे सवाल किया जाए, लेकिन सवाल तो होगा। एक वक्फा लेते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अमीर अब्बास साहब, आपने वक्त निकाला, एक वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन, हुकूमत सोचती है कि मुल्क चलाने के लिए टैक्स लगाकर 9,200 अरब रुपए कमाएगी, लेकिन मुल्क को तकरीबन 6,000 अरब रुपए का नुकसान तो बस बैठे बिठाए हो जाता है। ये अदाद-ओ-शुमार हैरान कुन भी हैं और बहुत ज़्यादा परेशान कुन भी। जो मुल्क के सरकारी कारोबारी इदारे हैं 2,201 अरब रुपए का मजमूई नुकसान तो करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन कि असल नुकसान होता कहाँ पर है। यानी आप इस नुकसान का बेसिकली कोलैटरल होते हैं। नुकसान इदारे कर रहे होते हैं, नुकसान सरकार कर रही होती है, नुकसान माफिया कर रहा होता है, भरपाई आपसे ली जा रही होती है। नाज़रीन ये अदाद-ओ-शुमार हम न्यूज़ ने मुरतब किए। पाकिस्तान स्टील मिल्स का मजमूई खसारा है 700 अरब रुपए। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी जो आपसे टोल टैक्स लेते हैं सालाना 45 अरब रुपए का खसारा करती है। पाकिस्तान पोस्ट का खसारा 61 अरब रुपए है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का खसारा 11 अरब रुपए। पाकिस्तान रेलवे का खसारा 109 अरब रुपए का है। वापडा और बिजली की तकसीमकार और पैदावारी कंपनियां 880 अरब रुपए का खसारा करती हैं। 600 अरब रुपए के लाइन लॉसेस और 590 अरब रुपए की बिजली चोरी इसके अलावा है। अब इसके बाद अगर कोई हमसे कहे कि पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देती, अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तानी कौम जो है वो चोर है, पाकिस्तानी कौम टैक्स चोरी करती है, तो अल्लाह ही हाफिज है। मैं एक दफा दोबारा आपके सामने ये अदाद-ओ-शुमार रखता हूं नाज़रीन कि जिसके बाद अगर कोई पाकिस्तानी कौम से शिकायत करे, पाकिस्तानी कौम की ईमानदारी पर शिकायत करे, तो फिर इसके बाद हैरानी ही रह जाती है और कुछ नहीं। नाज़रीन ये आपके सामने है नाज़रीन, ये वो सरकारी सफेद हाथी हैं कि जिनका बोझ आप और हम बर्दाश्त करते हैं। नाज़रीन स्टील मिल्स का मजमूई खसारा आपके सामने है। इसके बाद
हाँ जी, ये स्टील मिल्स का मजमूई खसारा। आगे करें जनाब। बिजली की तकसीम कार कंपनियां, वाकबा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, खसारा आपके सामने है नाजरीन, 2600 अरब रुपए। जी हाँ, आप ये देखें, पाकिस्तान पोस्ट का खसारा, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का खसारा, ये आपके सामने। ये खसारा आप और मैं कर रहे हैं, ये खसारा आप और मैं तो नहीं कर रहे ना। इसके अलावा नाज़रीन ये आप देखिए, पाकिस्तान रेलवे का खसारा। ये वो कंपनियां हैं सरकार की जो हमेशा बेल आउट पैकेज मांगती हैं। पीआईए का सालाना खसारा, और खबर आज ये भी आ रही है कि पीआईए के फ्लाइट ऑपरेशंस किसी भी वक्त बंद हो सकते हैं। इतना खसारा हो चुका है, पीआईए किसी भी वक्त अपने फ्लाइट ऑपरेशन खत्म कर सकती है नाज़रीन। इसके अलावा 2600 अरब रुपए मालियत के 88,000 टैक्स केसेस हैं, अदालतों के हुक्म इम्तना का शिकार है। यानी ये लोग अगर टैक्स दे दें तो कम से कम फिर भी खजाने में कोई रकम आ जाएगी। पीआईए का सालाना खसारा 95 अरब रुपए। ये सब खसारे जमा किए जाए नाज़रीन तो लगभग 6000 अरब रुपए की परेशान कुन रकम बनती है। मतलब अगर हम टैक्स वसूली का हदफ हासिल कर भी लें, 9200 अरब रुपए कमा भी लें, तो 6000 अरब रुपए वो तो सीधे सीधे इन सफेद हाथियों के खसारे में निकल जाएंगे, ये खा जाएंगे। पीआईए तो बिल्कुल ही बंद होने के करीब पहुंच चुकी है। तैयारा साज कंपनियों बोइंग और एयरबस, उन्होंने तैयारों को, हमारे तैयारों को पुर्जे देना बंद कर दिया। खबरों के मुताबिक अगर मजीद 2 दिन में पीआईए को फंड्स ना मिले तो 15 सितंबर से फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो जाएगा। पीआईए घर बैठ जाएगी, कोई जहाज नहीं उड़ेगा पीआईए का। नाज़रीन, इंटरेस्ट सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हुकूमत पीआईए पर आयद कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए हर साल 30 अरब रुपए देती है, 23 अरब रुपए माजरत के साथ, जबकि कर्ज की अदायगी पीआईए खुद करती है। गुज़िश्ता साल पीडीएम ने यह रकम पीआईए को नहीं दी और अब निगरान हुकूमत ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। रकम न मिलने के बायस पीआईए की अदायगियों का तवाजुन बिगड़ गया। पीआईए के 30 तैयारों में से सिर्फ 16 परवाज के काबिल हैं। जब तैयारे उड़ नहीं रहे तो जाहिर है पीआईए शेड्यूल के मुताबिक परवाज नहीं चला पा रही और यौमिया आमदन कम से कम होती जा रही है। सूरत हाल ये हो गई है कि पीआईए के पास अपने तैयारों में ईंधन डलवाने के भी पैसे नहीं रहे और खबरों के मुताबिक आज दुबई एयरपोर्ट पर पीआईए के 4 तैयारे रोके गए। सऊदी अरब के दमाम एयरपोर्ट पर एक तैयारा रोका गया। दमाम एयरपोर्ट पर पीआईए को 2 करोड़ रियाल की अदायगी करनी है। बाद में पीआईए हुकाम ने तहरीरी तौर पर लिख कर दिया कि हम अदायगी कर देंगे, तब जाकर तैयारे को जाने दिया गया। अब कितनी एम्बैरेसमेंट की बात है, आपके तैयारे दुबई एयरपोर्ट पर रोक दिए गए, सऊदी अरब एयरपोर्ट पर रोक दिए गए। पीआईए के मुलाजिमीन की सुने, उनको इस माह की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है। साबिक वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक भी पीआईए के मुस्तकबिल से पक्के मायूस हो चुके थे। जब सरकार के कारोबारी इदारे सिर्फ नुकसान करके ही मुल्क की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाएंगे तो हमारे माशी मामलात कैसे ठीक होंगे। बात करेंगे, हमें एसडीपीआई के डायरेक्टर और इकोनॉमिस्ट जनाब आबिद सुलैरी साहब ने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये पीआईए बंद हो रही है, तैयारे नुकसान में पड़े हैं, ये सब बर्बादी का समा है, इनको ठीक करना सही रहेगा या फिर इनसे जान छुड़ा ली जाए? देखिए, जिस तरीके का एक एक्शन हमने देखा डॉलर की रेट की करेक्शन के लिए, जैसा एक्शन हमने देखा जो अफ़गानिस्तान में स्मगलिंग रोकने के लिए, जैसा एक्शन हमने देखा ईरान से जो तेल स्मगल होकर आ रहा है और उस पर जो डॉलर्स हमें देने पड़ रहे हैं उसको रोकने के लिए, चीनी की कीमतों पे, इसी तरह का एक क्विक एक्शन जो है ये हमें जो अदारों की और खुसूसन नुकसान में चलने वाले सरकारी अदारों की प्राइवेटाइजेशन पे भी करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि कौन कौन से अदारे क्यों खसारे में हैं और उनका खसारा क्यों कम नहीं हो रहा, और हमें ये भी मालूम है कि क्यों तवातर के साथ जो कंजर्वेटिव हुकूमतें थीं वो इन अदारों को दुरुस्त नहीं कर सकी। आपको पता है कि स्टील मिल जब शौकत अजीज़ साहब ने अपने ज़माने में उसको प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की तो उस पर एक अदालती स्टे आ गया और उसके बाद से लेके स्टील मिल बंद पड़ी। स्टील मिल में ना सिर्फ ये कि प्रमोशंस होती रहीं, वहाँ पे तनख्वाहें मिलती रहीं, लोगों को एडवांसेस और बोनसेस भी मिलते रहे, और कुछ ऐसा ही हाल जो है वो पीआईए के साथ हुआ, जो कि तमाम वेस्टर्न रूट से ये जो पिछले हमारे हवाबाजी के वज़ीर थे उनकी मेहरबानियों की वजह से आप पूरे मगरबी दुनिया से कट के रह गए। और इसी तरह के हालात जो हैं वो अब जो डिस्कोस पे जो एक्शन सामने आ रहे हैं पावर थेफ्ट के, तो ये वही डिस्कोस हैं जो कि खसारे में हैं। और यहाँ पे कब हमें पता चल रहा है कि 6 दिनों में 10 मिलियन यूनिट से ज़्यादा के जो थे वो चोरी वो पकड़ी गई है।
तो जब हम PIA की बात करते हैं तो PIA भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। PIA में भी सियासी भर्तियाँ हुई। PIA जो है वहाँ पे भी जो रेशो है जो पर्सनस टू एयरक्राफ्ट, तो आपके टोटल जो 41 छोटे बड़े जहाज़ हैं उन पे जो एम्प्लॉयज़ की रेशो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा रेशो वो गिनी जा सकती है। और चूँकि ये वो तमाम भर्तियाँ जो ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल मोटिव्स पे हुई, बल्कि वो जो रॉन्ग पर्सन फॉर द पोजीशन, एक तो ये कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब को महरूम रखा गया और उल्टा वहाँ पे रॉन्ग पर्सन डिप्लॉय कर दिए गए। तो फिर इसी तरह का नक्शा जो है वो सामने आता है जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब देखिए ना, ऐसे मामले में दो हल होते हैं, या तो इस तरह के बीमार यूनिट्स को ठीक किया जाए या प्राइवेटाइज करके किसी के हवाले कर दिया जाए। अब मुझे एक बात बताएं, प्राइवेटाइजेशन भी उन इदारों की होती है जिनमें कोई बेहतरी का इम्कान हो। यहां पे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, कहीं से बेहतरी का इम्कान नजर नहीं आ रहा। कोई इन्वेस्टर इन इदारों में इन्वेस्ट करेगा क्यों? दहशतगर्दी, गवर्नेंस के इश्यूज, करप्शन के इश्यूज, ब्यूरोक्रेसी के अंदर करप्शन है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई अपना पैसा इसमें क्यों झोंकेगा सर? कोई क्यों इन इदारों को खरीदेगा? देखिए, इस वक्त इशू क्यों जो है, क्यों का जवाब तो बहुत आसान है। अगर और कुछ भी नहीं जी, तो इनमें से बहुत से ऐसे अदारे, मसलन स्टील मिल की जो इस वक्त रियल स्टेट की वैल्यू है, कराची की प्राइम लैंड, वही इस वक्त बिलियंस ऑफ रुपीस की है। इसी तरह से PIA की अगर आप देख लें तो उनके जो रियल स्टेट्स हैं वही इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं कि ये तो नहीं कि इसको कोई ख़रीदने नहीं आएगा, इसको बिल्कुल ख़रीदने आएंगे। लेकिन आप ये भी तो देखें कि जब भी कोई सियासी जमात जो है वो हुकूमत में आती है, हमारी जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, PTI को भी उसमें शामिल कर लें, तो जिन जिन पार्टीज जब वो हुकूमत में आई तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की बात की। जो ही वो अपोजिशन में जाती हैं तो सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन पे जो ऑब्जेक्शन लगाती हैं वही पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि अपनी हुकूमत में उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही थी। तो सवाल ये नहीं कि क्यों आएगा, असल इशू ये है कि इन्वेस्टर मौजूद है, वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, लेकिन ये सियासी मसला बन जाता है और उस सियासी मसले पे आके फिर हर हुकूमत जो है वो अपने सियासी मुखालफिन के सामने और अवाम की जो रेजिस्टेंस होती है उसके सामने वो घुटने टेक देते हैं। सुलैनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। बाकायदा मंसूबा बनाकर हदफ तय करके मजहबी और जहादी शख्सियात को कत्ल किया जा रहा है। गुलिस्तान जौहर कराची में मौलाना ज़ियाउर रहमान के कत्ल की कड़ियां भी रॉ से जाकर मिल रही हैं। मौलाना ज़ियाउर रहमान पार्क में चहलकदमी के लिए गए थे। रात 10 से 10:30 बजे के दरमियान चंद नामालूम अफराद इन पर फायरिंग करके फरार हो गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची पुलिस का जो बयान मीडिया में सामने आया, इसके मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के दौरान कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले। अब से चंद रोज कबल मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कासिम कश्मीरी को रावला कोर्ट में टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। BBC और रॉयटर्स के मुताबिक मोहम्मद रियाज साबिक कश्मीरी अस्करियत पसंद थे और मुख्तलिफ मुकदमात में भारत को मतलूब थे। BBC ने उनका कत्ल जहादी कमांडरों की पुरस्रार हलाकतों के सिलसिले में एक और कड़ी करार दिया। 3 साल के दौरान पाकिस्तान में कई ऐसे वाकयात हुए जिनमें मजहबी शख्सियात और मकबूजा कश्मीर में जहाज से वाबस्ता शख्सियात नामालूम हमला आवरों का निशाना बनी। मार्च में कराची में अहले सुन्नत वल जमात के मकामी रहनुमा सलीम खतरी कत्ल किए गए थे। इनके कत्ल से एक रोज कबल गुलिस्तान जौहर कराची में मौलाना अब्दुल कयूम सूफी को कत्ल किया गया। इससे पहले फरवरी में माहिर तालीम सैयद खालिद रजा कत्ल किए गए थे। तहकीकात करने वाले हुकाम ने बताया था कि मौलाना अब्दुल कयूम और खालिद रजा के कत्ल में ममासलियत है। हुकाम के मुताबिक दोनों वाकयात में हमला आवरों ने हदफ को सर पर एक ही गोली मारी। दोनों वारदातों में एक मोटरसाइकिल पर 2 मुलजिम शामिल रहे। दोनों वारदातों के मुलजिमों के हुलियों में भी ममासलियत है। खालिद रजा कत्ल की तफ्तीश में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए थे। इन्हें हदफ बनाने से पहले इंतहाई पुरस्रार तरीके से इन्हें एक कोडेड पैगाम दिया गया था। मीडिया पर रिपोर्ट होने वाली खबरों के मुताबिक खालिद रजा की रैकी 3 माह कबल शुरू की गई। 3 माह कबल खालिद रजा के घर पर एक पार्सल भेजा गया। इस पार्सल में एक घड़ी थी। घड़ी में जो वक्त दिखा रही थी वो था 8:10। घड़ी के साथ ही एक पर्ची भी थी जिस पर लिखा था बेस्ट विशेस ब्रदर।
चौंका देने वाली बात यह है कि खालिद रजा को 26 फरवरी की रात 8:10 पर ही कत्ल किया गया, यानी ऐन उस वक्त असल में मिली घड़ी दिखा रही थी। यह भी बताया गया कि जो राइडर पार्सल लेकर आया था इसे घर की वीडियो बनाते भी देखा गया, लेकिन अहले खाना की नजरों में आ जाने के बाद वो वहां से भाग निकला। इससे भी अहम बात यह है कि खालिद रजा का ताल्लुक ऐसी जहादी तंजीम से रह चुका है जो मकबूजा कश्मीर में मुतहर्रिक रही। खालिद रजा के कत्ल से 6 दिन पहले 20 फरवरी को इस्लामाबाद में बशीर अहमद उर्फ इम्तियाज आलम कत्ल किए गए। माजी में वो भी हिजबुल मुजाहिदीन से मुंसलिक रह चुके हैं। मार्च 2022 में कराची में मिस्त्री जाहिद इब्राहिम कत्ल किए गए, वो भी जैश मोहम्मद के रुकन रह चुके हैं। जून 2021 में जमातुल दावा के सरबराह हाफिज सईद को निशाना बनाने की कोशिश की गई। रिपोर्टिंग करने वाले तो फिलहाल नामालूम है नाज़रीन, करने वाले नामालूम है, लेकिन सवाल यह है नाज़रीन कि आखिर वाकई ही भारत मुलव्विस है, क्योंकि जिस अंदाज से मैंने आपको खालिद रजा साहब के कत्ल की पूरी कार्रवाई बताई है, इंतहाई ड्रामाई, बल्कि ड्रामाई भी नहीं कि फिल्मी अंदाज से, कैसे कितनी मजबूत प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया गया कि जो वक्त घड़ी में दिया गया था ठीक उसी वक्त पे खालिद रजा साहब को कत्ल किया गया। इस सब के पीछे एक मुनज़्ज़म, एक ऐसी ताकत है जो ऑर्गेनाइज्ड है, जिसके पास तमाम वसाइल है, जिसके पास तमाम रिक्रूटमेंट्स हैं। वो रिक्रूटमेंट्स यानी वो सहूलतकारी उसको विदिन पाकिस्तान मिल रही है। इस नेटवर्क को पहले भी बेनकाब किया गया, इस नेटवर्क का पहले भी कला कमा किया गया, लेकिन अब ये सांप दोबारा फन निकाले खड़ा है। इस सांप का सर कुचलना होगा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे इदारे सब मुस्तैदी से ये काम कर रहे हैं, मगर फिर भी बतौर पाकिस्तानी हम सब का हक पहुंचता है कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।